Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 30 of our quick revision series। और आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी का पार्ट टू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेमोक्रेसी जो है वो स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर जो कि 29 है। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो थ्योरीज हैं कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम जानेंगे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं डेमोक्रेसी के वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब डेमोक्रेसी के मॉडल्स की हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, तो इसमें देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत सिंपल है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर वो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो पब्लिक के लिए लॉज बनाएंगे गवर्नमेंट में बैठकर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कि हम देखते हैं कुछ स्टेट्स मतलब नेशंस हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड है, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है कि भाई लोगों से ही मतलब रेफरेंडम कराया जाता है, उसके बाद ही कोई भी कानून जो है वो लागू होगा। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो चैलेंजेस वो क्या आते हैं कि भाई अब इंडिया में हम बोले कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई भी कानून है जो हम बना रहे हैं हम बोलें कि नहीं लोगों के साथ मतलब लोगों के बीच में उस कानून के ऊपर डिस्कशन पहले होगा, उसके बाद ही वो चीज़ को हम पास करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है पॉपुलेशन। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जैसे कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आर देयर बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल एजुकेशन। तो अगर आप ये बोलें कि भाई चलो पॉपुलेशन है, इंस्टीट्यूशन एक पॉपुलेशन तो रीज़न हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि भाई मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस तो हैं कि भाई इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो पीपल हैं, जो जनता है इतनी ज़्यादा डाइवर्स सेक्शन है, और दूसरी चीज़ हम लिटरेसी रेट देखें या पॉलिटिकल अवेयरनेस देखें, वो चीज़ नहीं है, तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। जेएस मिल का क्या कहना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ सेकंड बेस्ट। अब जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्टली अप्लाई की जा सकती है, डायरेक्ट फॉर्म जो है डेमोक्रेसी का अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो इट इज़ बेस्ट, और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं, जो कि हम इंडिया में भी करते हैं अप्लाई। ठीक है, बिगेस्ट फियर क्या है इनका जेएस मिल का कि भाई जो है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, इस चीज़ को हम समझते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए अब जैसे हम हमारे इंडिया में क्या होता है कि मान लीजिए दो कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल। अब हुआ क्या कि भाई जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेजोरिटेरियन जो सिस्टम हम जो है इलेक्शन का फॉलो करते हैं एफपीटीपी, तो उसमें क्या होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आया वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो अब यही सिस्टम मान लीजिए हम कर रहे हैं कि भाई ए और बी कैंडिडेट है, अब इलेक्शन हुआ, अब इतने सारे लोगों ने इलेक्शन में मतलब वोट डाला। अब हुआ क्या कि भाई ये जो व्यक्ति है वो जीत गया। यहाँ पर मान लीजिए 10 लोग थे, मान लीजिए 20 लोग थे, उसमें से हुआ क्या भाई 11 या फिर 15 लोगों ने तो मान लीजिए वोट डाला ए को, 5 लोगों ने डाला बी को। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि ये ए जीत जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट कंसेंट हो गया 15 लोगों का ए के लिए कि भाई ए जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। बी का क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि भाई हमने टेसिट कंसेंट के बारे में पढ़ा था एक, तो इनडायरेक्टली जो है ना ये लोगों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी जो प्रोसेस है इस चीज़ के बारे में तो मतलब ये लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे ना कि भाई हम जो प्रोसेस है इलेक्शन का प्रोसेस ये फ्री एंड मतलब फेयर होना चाहिए एक तरीके से, तो वो चीज़ हुई। अब जब जिसके पास ज़्यादा वोट आया वो जीत गया, तो ये लोग जो हैं वो टेसिट मतलब इनडायरेक्टली जो है वो इस चीज़ को मानेंगे कि भाई ए जीता है और ए ही रिप्रेजेंटेटिव मतलब बनेगा सबके लिए। ठीक है, भले ही 15 लोग चाहते थे कि भाई ए बने, तो इस चीज़ के लिए वो बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो 15 लोगों ने ए को जिताया है तो वो एक मेजॉरिटी मतलब टायरनी जो है वो फॉलो करने लगे सबके ऊपर कि भाई इन लोगों की बात सुनी ही ना जाए, ऐसा नहीं है। तो जो अपोजिशन है उसकी भी बात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है सुनना। तो वो जेएस मिल का डर ये था कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी में जो है ये कन्वर्ट ना हो जाए। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम मॉडल्स की बात करें तो एक होता है डेलीगेट मॉडल, एक होता है एनलाइटेंड मॉडल। डेलीगेट मॉडल में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एक अपना व्यक्ति को मतलब डेलीगेट जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और जो इन लोगों की इच्छा है या फिर जो भी ये चाहते हैं वो इसे बोलेंगे, और वही चीज़ वो यहाँ पर पार्लियामेंट में डिस्कशन में उतना ही बोल पाएगा सिर्फ। ठीक है, डेलीगेट है ये एक तरीके से। तो ये क्या करेगा, डेलीगेशन करेगा जो भी लोग जो चाहते हैं, जो लोगों ने बोला उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ओनली एंजॉय डेलीगेट पावर्स, नो ओरिजिनल पावर्स नहीं है। ये अपना जो डिस्क्रिशन है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करेगा। शुड स्टिक टू गिवन मैंडेट, जो भी मैंडेट इसे दिया गया है उसके अलावा ये कुछ नहीं करने वाला। ठीक है,
अब देखिए, एनलाइटन मॉडल में क्या होता है, जेएस मिल के द्वारा ये चीज़ दी गई है। तो इसमें क्या होता है कि हम मानते हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो लोगों के लिए जो है वो अपनी बात को किस तरीके से उसे रखना है, किस तरीके से मनवाना है, वो अपने आप से उस चीज़ को कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि भाई जो चीज़ उसे बोली गई है बस उसी तरीके से वो उस चीज़ को अप्लाई करे। लोगों के लिए क्या भला है क्या बुरा है वो जानता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजॉय ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग पॉलिसीज। अब हाउ टू मेक डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पर बात आ रही है कि भाई डेमोक्रेसी को जो है वो हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते कैसे हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम होता है जहाँ पर मतलब मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होगा और मिनिमम वेस्टेज ऑफ वोट्स होगा, इलेक्टोरल सिस्टम। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि भाई दो टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, जैसे कि पहला हो गया मेजॉरिटेरियन सिस्टम, सेकंड हो गया प्रोपोर्शनल सिस्टम। मेजॉरिटेरियन सिस्टम में हो गया कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मतलब अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी आप देख सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है कि एक मेंबर होता है, कोई भी जगह की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होता है। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या होता है, मेजॉरिटेरियन सिस्टम उस चीज़ को बोलते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है उसमें क्या होता है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर एक स्टेट माने उत्तर प्रदेश, तो इस चीज़ को अगर हम एक मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है राज्यसभा के केस में, तो एक जैसे राज्यसभा में भी तो इलेक्शन होता है ना जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं, तो उसमें क्या है, मल्टीपल मेंबर्स, जैसे कि 31 मेंबर्स यहाँ से काउंट किए जाते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हुई, मल्टीपल मेंबर हो गए, ठीक है। अब मेजॉरिटेरियन सिस्टम में हम देखते हैं सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम, जहाँ पर एफपीटीपी जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं अपने मतलब वोटिंग का जो प्रोसीजर है, जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उस चीज़ को करने के लिए। तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं इजीली तरीके से कि भाई कैसे ये चीज़ होती है और इसमें वेस्टेज ऑफ वोट कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर पूरी जनता वोट डाल भी नहीं रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 जो हैं मतलब वोटर्स हैं, और ये लोग सब लोग प्रेजेंट भी नहीं है, तब भी एक व्यक्ति कैसे जीत जा रहा है या फिर कैसे जो है वो पार्टी में मतलब पॉलिटिक्स में आ जा रहा है, अपनी वो गवर्नमेंट बना ले रहे हैं। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 लोग हैं, 300 लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 200 लोगों ने वोट डाले नहीं। अब इसमें से हुआ क्या कि मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास, ठीक है, 3 कैंडिडेट ए बी और सी। अब जो 300 लोगों ने जो वोट डाला उसमें से 120 क्या हुआ, ए को मिल गए, बी को मिले 80, सी को मिले 80, ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट जो पार्टीज होती हैं जो हम देखते हैं, तो उन लोगों को सबको मिलाकर 20 वोट मिल गए। अब हो गए 300 वोट्स। अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि 120 वोट्स इसे मिले हैं, यहाँ पर 80। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जिसके पास वोट होंगे वो जीत जाएगा। अब आप देखिए कि भाई 500 में से 120 सिर्फ वोट होने के बाद भी ये मतलब 50% भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना। ये भाई 50% तो 250 वोट होगा, 50% अगर प्लस की हम बात करें तो 250 प्लस वोट जो है वो इस व्यक्ति को मिलने चाहिए थे, तभी वो जीतता। लेकिन इस चीज़ की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। यहाँ पर बात की जाती है जितने भी वोट पड़ेंगे उसमें से सबसे ज़्यादा किसको मिल रहे हैं, बस उस चीज़ की बात हो रही है। तो ए को मिला 120 वोट्स और यहाँ पर ये जीत गया। बाकी लोगों का क्या है, टैसेट कंसेंट जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वोट्स होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम एफपीटीपी में कैसे सिस्टम जो है वो बढ़ता है। तो इंडिया में हम देखते हैं कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा जो वोट मतलब उसे मिलते हैं वो जीत जाता है। सेकंड बैलेट में हम बात करते हैं विनिंग कैंडिडेट नीड्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो अब यहाँ पर हमने मेजॉरिटेरियन सिस्टम में सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम देखा, और सेकंड बैलेट हम देख रहे हैं। सेकंड बैलेट में क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट बैलेट जो होता है, तो उसमें अगर कोई 50% प्लस वोट जो है वो नहीं ला पाए तो उसे सेकंड बैलेट में चांस दिया जाता है कि भाई सेकंड बैलेट होगा फिर से। अब इस चीज़ की हम बात आगे समझते हैं क्या है। इफ़ नो कैंडिडेट गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन फर्स्ट राउंड देन देयर इज सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन। मान लीजिए पहला बैलेट हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ए बी सी डी 4 कैंडिडेट थे, इन लोगों को 50% से ज़्यादा जो है वोट मिले ही नहीं, किसी को भी, इसे 40 मिला, इसे 30 मिला, इसे 20 से 30, तो नहीं हुआ। फिर सेकंड बैलेट किया जाता है और एक कैंडिडेट को मान लीजिए फिर 50% वोट जो है वो मिल जाता है। जैसे एग्जांपल ये फ्रांस में जो है ये सेकंड बैलेट सिस्टम किया जाता है। तो इस चीज़ के डीमेरिट्स क्या हैं कि भाई इलेक्शन फटीक होगा, अननेसेसरी अब जब सेकंड बैलेट आप करा रहे हैं फिर से आपको इलेक्शन एक तरीके से कराना है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा और इलेक्शन मशीनरी पर कितना बर्डन आएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया सेकंड बैलेट, और हमने अपना देख लिया था एफपीटीपी जो मेजॉरिटेरियन सिस्टम में था, सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम।
आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम, ये क्या होता है? देखिए, ये सेकंड बैलेट का जो है वो ऑप्शन है कि भाई ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जो है ना फर्स्ट बैलेट जो सिस्टम करा रहे थे, उसके बाद हम सेकंड बैलेट पे जा रहे थे टोटली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोगों से पहले ही प्रोसेस में, मतलब पहले ही स्टेप में प्रेफरेंस ले लेंगे लोगों से। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं कि भाई टू अवॉइड सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स आर गिवन प्रेफरेंस इन दी वेरी फर्स्ट राउंड। इसमें क्या होगा, विनर को क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत होगी। मान लीजिए भाई यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, ठीक है, अब सबको वोट मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबने वोट दिया, वोट कैसे मिलेगा कि भाई 3 कैंडिडेट हैं, 1 2 3। अब ये प्रेफरेंस है, तो कोई देगा ए को प्रेफरेंस दे दिया, किसी ने दिया सी को सेकंड प्रेफरेंस, और किसी ने दिया थर्ड प्रेफरेंस बी को। तो ऐसे बहुत सारे वोट पड़े। तो जो जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले होंगे, अब ए के लिए जो भी ए को भी फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं किसी ने दिया होगा, बी को दिया होगा किसी ने सी को भी दिया होगा। तो ऐसे करके हम काउंट करेंगे जो भी इनके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स होंगे। तो ए के फर्स्ट प्रेफरेंस देखा हमने, बी का देखा, सी का देखा। अब हुआ क्या, हमें चाहिए यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब हो गया हमें 50% प्लस से ज़्यादा यहाँ पर वोट्स चाहिए हैं लोगों के। अब यहाँ पर देखेंगे भाई पहले राउंड में मान लीजिए 50% वोट नहीं आ पाए, तो होगा क्या कि हम मान लीजिए सी को देखते हैं। सी में देखेंगे कि भाई इसके पास जो है ना वोट शेयर भी कम आया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके पहले प्रेफरेंस में तो सी को ही रखा है, सेकंड प्रेफरेंस में किसे दिया है, किसी व्यक्ति ने वोट। तो जो भी इनके जो प्रेफरेंस वाला मतलब वोट पड़ा है, उसमें देखेंगे मान लीजिए सेकंड में ए को मिला है, तो यहाँ पर जो ए वाला जो है वो इसमें ए में शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए और दूसरा देखा जिसने बी को दिया, तो बी में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जो ट्रांसफ़र होगा वोट का, वो एक किसी मेंबर को जिता देगा जिसके पास 50% जो मतलब वोट जो है वो 50% प्लस वोट आ जाएंगे। तो ये सिस्टम जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भाई ये जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम? यहाँ पर एक चीज़ बस सिंपल सी समझ लीजिए कि भाई जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम इंडिया के केस में देखते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो यहाँ पर होता क्या है कि वैल्यू जो है वो वोट की डिसाइड की जाती है कि वन वैल्यू ऑफ मतलब वन वोट ऑफ एमपी क्या होगा। हम देखते हैं कि भाई एमएलए जितने हैं वहाँ पर और कितनी पॉपुलेशन है, जैसे करके जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम वैल्यू डिसाइड करते हैं कि एक एमएलए की वैल्यू जो है वोट की कितनी होगी, एक एमपी की वैल्यू जो है वो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी। जब वैल्यू डिसाइड हम कर देते हैं तो वहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। यहाँ पर जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर सबको जो है वोट करने का अधिकार मिला है और सब लोग जो हैं वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। सब लोग जो है कि 1 2 3 पर प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम समझ लेते हैं। तो सिमिलर टू ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम, सिमिलर है। जैसे ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम में हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए थी, विनिंग कैंडिडेट नीड्स कोटा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई कोटा सिस्टम, कि भाई जो विनिंग कैंडिडेट है उसे जो है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट +1 और +1 जैसे ये फॉर्मूला है। तो इस चीज़ को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, कोटा सिस्टम जो है वो आ जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब दूसरी चीज़ क्या है, लिस्ट सिस्टम होता है यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। एक हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, दूसरा हो गया लिस्ट सिस्टम। अब लिस्ट सिस्टम हम चीज़ को समझते हैं कि पार्टीज ब्रिंग लिस्ट इन विच दे मेंशन देयर कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के लिस्ट, प्रेफरेंस में लोग जो है मतलब पार्टी जो है, अब यहाँ पर क्या होता है पार्टी को वोट दिया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इंडिया के केस की जो पार्टी है वो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, लेकिन ये जो सिस्टम है वो इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता है अभी। तो अब मान लीजिए बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेट यहाँ पर दिए, कांग्रेस ने अपने 5 कैंडिडेट यहाँ पर दिया और आपने अपने 5 कैंडिडेट यहाँ पर दिए। अब पार्लियामेंट में जो है मान लीजिए इनके जो मेंबर्स हैं वो उसके लिए सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 सीट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल। अब जब पार्टी को वोट मिला तो हमने काउंट किया, तो हमने देखा कि भाई 50% जो वोट है मान लीजिए इस पार्टी को मिल गया, 20% वोट है कांग्रेस को मिल गया, आपको मान लीजिए 10% वोट मिला। फॉर एग्जांपल हम ये कंडीशन ले रहे हैं। तो जब इन्हें 50% वोट मिला तो इनने मान लीजिए 10 कैंडिडेट की लिस्ट दी थी, तो इनमें से होगा क्या कि भाई 5 लोग जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे कि भाई आप पार्लियामेंट में जाइए। अब जितना शेयर, जितना परसेंटेज ऑफ द शेयर जो है वोट का जो इन्हें मिला होगा उसके हिसाब से इन्हें सीट मिलेगी। मान लीजिए 20% मिला, 10 में से 2 जो है वो यहाँ चले जाएंगे पार्लियामेंट में। इन्हें 10% मिला तो हो सकता है एक ही कैंडिडेट इनका जा पाए आगे। तो ऐसे करके जो है वो लिस्ट सिस्टम किया जाता है। ठीक है, वोटर्स विल वोट फॉर पार्टी, ईच पार्टी विल गेट सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ वैलिड वोट्स इट गेट्स इन इलेक्शन। सिंपल, जैसे मान लीजिए 600 सीट हैं अगर लोअर हाउस में, तो पार्टी को मान लीजिए अगर 30% वोट मिला है तो 30% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू 180 सीट जो है वो आपकी
चली जाएंगी वहाँ पर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10% वोट मिला है, अब कोई एक पार्टी और थी जहाँ पर हो सकता है जैसे 0% मिला है या फिर 5% मिला है, तो यहाँ पर एक मिनिमम बेंचमार्क भी सेट किया जाता है कि भाई इतना परसेंट जो है वोट जो है वो आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप जो है क्वालिफाई करेंगे कि भाई आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आपके मेंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। तो देयर कैन बी मिनिमम बेंचमार्क, जैसे कि जर्मनी में 5% है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है। किसने क्रिटिसाइज़ किया है? जैसे मान लीजिए जेएस मिल ने बोला है कि भाई ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत सारे रिफॉर्म्स की यहाँ पर नीड है। रूसो कहते हैं कि इन इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम देयर हैज़ टू बी अ डे टू डे पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अब भाई अगर लोगों के मतलब एक्चुअल में आप चाहते हैं कि भाई ये सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिवली वर्क करे, तो आपको डे टू डे पार्टिसिपेशन लोगों का कराना होगा यहाँ पर डेमोक्रेसी में। मैकलीश क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी इज़ अ एवरी डे प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक दिन इलेक्शन वाला दिन रखा, आप वोटिंग करा रहे हैं लोगों से बुला के, बस वही डेमोक्रेसी, वो नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जैसे हमने समझा था ना, नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर का शुरुआत किया था डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर जैसे कुछ वैल्यूज़ जैसे हैं, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, टॉलरेशन है, जो हम वैल्यू प्लुरलिज्म की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डे टू डे लाइफ में जो है आदमी के इन चीज़ को लोगों को एक्सरसाइज करना है, इन चीज़ों को कंसिडर करना है लोगों को, ठीक है, तब डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छे मतलब एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी इसी सिस्टम में। जॉर्ज वॉशिंगटन जो यूएस के मतलब प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है पार्टी पॉलिटिक्स को। वो कहते हैं कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो फैक्शनलिज्म क्रिएट कर सकती है एंड हार्म नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि जब पार्टी जो है, अब एक पार्टी आ गई, ठीक है, पार्टीज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, मान लीजिए A B C D ऐसे करके पार्टीज़ हैं। अब ये पार्टी जब पावर में आ रही है, ये नहीं आ पाई किसी न किसी वजह से, तो जब ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी जो है वो ऐसे करके जब पावर में आती है, तो वो क्या है, अपने इंटरेस्ट पे काम करने लगती है, तो ऐसे करके क्या है, फैक्शन बन जाते हैं लोग, वो अपने लोगों को फेवर करेगी। तो इस चीज़ के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई हार्म जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को हो सकता है इस चीज़ से, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन का। गांधी, M N रॉय, JP नारायण जैसे जो लीडर्स हैं, ये फेवर कर रहे थे पार्टी लेस डेमोक्रेसी को, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया के केस में ये क्या है, एक उटोपिया आइडिया है, ठीक है, उटोपियन आइडिया है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, जो रिप्रेजेंटेटिव के बाद आई है, ठीक है, तो हमने अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ा, उसमें डिफरेंट मेजोरिटेरियन सिस्टम पढ़ा हमने, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस हैं इलेक्शन के, वो हमने देखे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी और रेडिकल डेमोक्रेसी इस चीज़ को बोलते हैं। ये अब रेडिकल है तो एसोसिएटेड विद इसे मार्क्स बोला जाता है। मार्क्सिस्ट में जो आइडियाज़ हैं कम फ्रॉम लैटिन वर्ड रेडिक्स, जिसका मतलब होता है रूट। तो ग्रास रूट जो है वो एक वल्नरेबल सेक्शन के लिए मतलब बोला जा रहा है कि भाई जो नीचे के मतलब लोग हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जैसे हम मान लीजिए आज हम पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी हम मतलब इलेक्शन कराते हैं, वहाँ पे लीडर्स बनते हैं। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो वही मतलब एक तरीके से नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथन करती है। तो एम्स टू गिव पावर टू वीकर सेक्शन, जो ट्रू डेमोक्रेसी को अचीव कराने में हेल्प करता है। टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज होता है और एक नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज में हम देखेंगे जैसे इंडियन पंचायती राज सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशन जो हमने गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब थ्रू हमने बनाया पंचायती राज सिस्टम। इसमें जैसे हम सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जैसे सिटीजन चार्टर के थ्रू या RTI के थ्रू, NHRC, रेफरेंडम, ये सब चीज़ें मतलब जो स्टेप्स हैं हम फॉलो करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल मतलब एक चैनल है लोगों को उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटाइज एक एक सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये सिटीजन चार्टर का एक एग्जांपल है, तो जैसे ये ऐसा सिटीजन चार्टर होता है, ये गवर्नमेंट PG कॉलेज का एक सिटीजन चार्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एडमिशन प्रोस्पेक्टस के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, ये ऑफिशियल जो है वो इसके ये कंसिडर आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको यहाँ पर। तो ये जो एक सिटीजन चार्टर, ये हर जगह मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, तो यहाँ पर बात की जाती है भाई सिटीजन चार्टर होना चाहिए जो कि लोगों को हेल्प करेगा। मतलब एक जो जो प्रोसेस होता है जिस चीज़ के लिए वो भी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, वो एक फ्लो में एक काम कर सके, ठीक है ना, उसमें कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो पाए। RTI की जैसे हम बात करते हैं कि भाई लोगों को हक है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट कैसे मतलब काम कर रही है, या फिर कोई पॉलिसी बनाई या फिर कोई नया रूल बनाया तो वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी चीज़ गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, तो वो RTI की मतलब सुविधा की बात की जाती है। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म हो गए एक डेमोक्रेसी में लाने के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक स्टडी है भलसवा डेयरी रीजन में, न्यू दिल्ली में,
थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन देयर वॉज सीन इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड सैनिटेशन। मतलब यहाँ पर देखा गया कि भाई छोटे बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ाया गया थ्रू आंगनवाड़ी जो इंस्टीट्यूशन है या जो कुछ पर्सनल एनजीओ थे, वो उन्हें यहाँ पर सिखा रहे थे कि भाई आरटीआई कैसे फाइल करानी है, वो उन्हें बता रहे थे, उनके हक के बारे में उन्हें बताया गया, आरटीआई के बारे में बताया गया, सिटीजन चार्टर, ये ऐसी सब चीज़ें उन्हें सिखाई गई। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने जब फाइल किया ये सब आरटीआई वगैरह, तो उन्होंने अपने रीजन में एक ओडीएफ जो स्कीम है उसके अंडर एक टॉयलेट भी मतलब इस्टेब्लिश करा लिया, अपने वहाँ पर बनवा लिया। और टीचर्स जो हैं वो उन लोगों ने वहाँ पर देखा कि भाई आंगनवाड़ी में कितने टीचर्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ें भी वो क्वेश्चन कर पाए आरटीआई के थ्रू। तो ऐसे करके जो है वो सिस्टम जो है आगे बढ़ रहा है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज हम सिस्टम बात करें तो बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पार्टिसिपेट थ्रू स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर की जाती है कि भाई अब इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, लेकिन हाँ अब करना है भाई, लोग आ रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ की बात की जाती है, जैसे हमने भी फार्म लॉज के खिलाफ देखा। बेनिफिट्स क्या है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के, तो एक गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक्चुअल में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का बेनिफिट है गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कि भाई एक डिसीजन पे आपको लाना, आपने मतलब कोई लॉ बनाना है, ठीक है, मेकिंग ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कि भाई आपने पहले एक डिस्कशन किया, ठीक है, फिर उस डिसीजन पे आए, फिर उस चीज़ के बाद आपने एक पॉलिसी बना दी और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल से गवर्नेंस हो गया। गुड गवर्नेंस में क्या हुआ कि भाई एक्चुअल में जो आपने इम्प्लीमेंटेशन कराया है, वो जो आप चाहते थे, जो इंटेंट था आपका पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है, तो वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर कितना हो पा रहा है, गुड गवर्नेंस में ये होता है। तो गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पर ये बात की जाती है। जैसे वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट जो हैं या रिपोर्ट ऑफ सरकारी कमीशन या सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट्स, ये सब रिकमेंड करते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। when people participate they understand challenges in administration, hence it has huge educational value। जब people जो है वो participate करेंगे तो वो समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या हैं और अपने सजेशन भी देंगे और उससे उन्हें एजुकेशनल वैल्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पीपल पार्टिसिपेशन जो है वहाँ पर नेसेसरी है। नोबेल लॉरेट विनर एलिनोर ऑस्टन ने बोला है कि भाई जो भी मतलब एसेट मैनेजमेंट कम्युनिटी जो करती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाती है अगर हम उसे कंपैरिजन करें स्टेट के द्वारा, कि भाई कोई एसेट जो है स्टेट मैनेज कर रहा है और एक एसेट जो है वो कम्युनिटी मैनेज कर रही है, तो कम्युनिटी जो है वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना ये था। जैसे एजेंडा 21 की जो हम बात करें अर्थ समिट में जिस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था, वो रिकॉग्नाइजेज रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करें तो टू इंश्योर दैट ग्रोथ रिमेन इंक्लूसिव, टू प्रिवेंट bureaucracy from generating black money and ensure crony capitalism is controlled, people should have RTI and other ways of participation to ensure accountability। ठीक, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर आरटीआई और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसे फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। हना अरेंड का क्या कहना है, जैसे हमने हना अरेंड को पढ़ा था, उन्होंने बताया था भाई कि पीपल का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल स्फेयर में कि भाई आदमी मतलब एक्ट कैसे कर रहा है। जैसे जून पॉलिटिकॉन में उन्होंने बताया था कि भाई आदमी का जो एक्शन जो है वो सब बताता है कि भाई अब पॉलिटिकल स्फेयर में जो है आदमी को एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैबरमस क्या कह रहे थे कि भाई पीपल शुड परफॉर्म कम्युनिकेटिव एक्शन, जब लोग जो हैं वो बातचीत करेंगे आपस में, डिस्कशन डेलिब्रेशन करेंगे, तो आगे जो है वो पार्टिसिपेशन की वजह से एफिशिएंट जो है प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर कोई भी पॉलिसीज़ का वो ज़्यादा हो पाएगा। कैरोल पेटमैन ने 3 बेनिफिट दिए हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के कि भाई एजुकेटिव वैल्यू फॉर सिटीजन्स होगा, रियलाइजेशन ऑफ जनरल विल होगा, मेक डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव, सिंपल। थर्ड अब हम आ जाते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो हम कैसे बढ़े, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पर हम आ जाना, तीसरा मॉडल। अब इसमें क्या है, मीन्स डिस्कशन एंड डिबेट, सिंपल सी बात है डेलिब्रेशन से। अब जब डेलिब्रेशन होगा, डिबेट होगा, तो उससे क्या होगा, बेटर सॉल्यूशन मिलने के हमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब जब डिबेट जब लोग कर रहे हैं तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई लोग जो हैं वो जागरूक है, अवेयर है, तभी तो लोग जो है डिबेट कर पा रहे हैं, वो अपने अच्छा बुरा जो भी कोई भी सोसाइटी में चल रहा है वो उस चीज़ पे डिबेट कर पा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई अगर कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ के लिए ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए। तो लोग जो हैं जब जागरूक होंगे तभी वो डिबेट कर पाएंगे, और उन्हें डिबेट करनी है तो उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। तो ये क्या है, वो एक सर्कल है, एक वर्चुअस साइकिल है। अब पर्पस क्या है इस चीज़ का, डिबेट डिलिब्रेशन का, की इज़ एम्पावरमेंट विच हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन बोथ, कि भाई इनपुट पे भी जब पीपल जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी उनकी, उससे आउटपुट क्या होगा, बेटर पॉलिसीज़ बनेंगी। तो दोनों चीज़ पर इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है डेलिब्रेशन से। देयर इज़ नो नीड टू अटैच टर्म डेलिबरेटिव विथ डेमोक्रेसी। बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई हमें जो है डेमोक्रेसी के साथ डेलिबरेटिव
टर्म जो है वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेमोक्रेसी डेलिबरेटिव ही होती है, ठीक है। देयर इज़ अ राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ डेलिबरेशन, देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। अगर भाई डेलिबरेशन जो है वो कम हो जाएगा, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ जाएगा कि भाई एक कोई रूलर है, कोई गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उसे लोग क्या चाहते हैं, मेन कंसर्न है लोगों का, उस चीज़ से मतलब नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में दो कॉम्पोजिशन है, एक लिबरल डेमोक्रेसी और पॉपुलर सोवरेनिटी। तो दो टाइप के मतलब एक तरीके से डेलिबरेशन डिस्कशन हो सकता है। पॉपुलर मतलब अगर लिबरल डेमोक्रेसी में हम बात करें तो हम देखेंगे कि भाई सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगर हम बात करें कि भाई रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो है चीज़ें चलेंगी, पीपल जहाँ पे क्या है ज़्यादा अवेयर होंगे तो वो अपने सिविल लिबर्टी मतलब एक्सरसाइज कर पाएंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी उन्हें पता होनी चाहिए कि भाई पॉलिटिकल लेवल पर हम इक्वल हैं और हमें पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रैशनल डेलिब्रेशन अमंग सिटीजन टू शेप देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। तो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। पॉपुलर रूल में बात करेंगे कि भाई पॉपुलर सोवरेनिटी की अगर बात करें कि भाई अब मान लीजिए कोई फेमस कोई लीडर है जो कि आपकी गवर्नमेंट में है, ठीक है, रूल कर रहा है, उसकी बातें जो है वो सब लोग मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैरिज्मेटिक लीडर्स जैसे थे, फॉर एग्जांपल नेहरू जी रहे, या फिर हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम उनकी बात करें कि भाई उनका जो मतलब उनके जो वर्ड्स होते हैं लोग जो है वो सुनते हैं, अगर वो ऐसा है तो एनकरेज करा सकते हैं वो पीपल को डेलिब्रेशन के लिए पब्लिक इश्यूज़ पर, कि वो उनसे बोलें कि भाई आप जो है वो हमें सजेशन दीजिए सब लोग मिलके कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो हम उस चीज़ पर देखेंगे भाई बेस्ट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए ये है। तो इस चीज़ से क्या है डेलिब्रेशन जो है वो बढ़ेगा। तो ये दो मॉडल्स हैं, लिबरल और पॉपुलर सोवरेनिटी वाला। तो इससे क्या होगा, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी आएगी। अब there is a rise of non-elected bodies like bureaucracy and judiciary. Democracy is reduced to head count. In principle, it is not tyranny of majority. Rather, its importance lies in protecting right of minorities. मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जो कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे अब बन रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये तो मतलब सिस्टम जो है वो एक कमीशन है, यूपीएससी कमीशन है, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन हो रहा है कैंडिडेट्स का, यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, फिर वो जो आके आके इकोनॉमिक स्फेयर हो गया, चाहे मतलब जो भी बड़े बड़े पोजीशन है वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, या जुडिशरी जो है, तो ये सब जो है वो इलेक्ट करके नहीं बन रहे हैं, ये तो मतलब एग्ज़ाम दे के आदमी जा रहा है। तो बात ये हो रही है कि भाई बहुत से जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं सोसाइटी के लिए, वो ये लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज़ रिड्यूस टू हेड काउंट, कि सिर्फ बस डेमोक्रेसी को आपको जब वोट की बात आती है तब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि भाई यहाँ से हमें इतना वोट मिलना है और बस पार्टी में आ जाओ। इस चीज़ की बात हो रही है, डेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ की वो यहाँ पर बात की जा रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब जैसे विद द इंक्रीज इन यूजेज ऑफ सेक्शन 66 है, या फिर आई जो सेडिशन एक्ट है, या यूएपीए हो गया, तो ये सब जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि थियोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है कि पीपल जो हैं वो मतलब पीपल अंडर रूल ऑफ गॉड, और डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल, डिक्टेटरशिप में एक सुप्रीम रूलर होगा। अब जब गॉड के मतलब अंदर रहेंगे पीपल जो हैं, तो इंटरप्रेटर ऑफ द गॉड होगा कोई, ठीक है, जो बता रहा होगा कि भाई भगवान ये चाहते हैं। तो जब भगवान चाहते हैं तो आप लोग उस चीज़ को कोई नकार नहीं पाएगा, पीपल नकार नहीं पाएगी। तो ये क्या होता है, थियोक्रेसी होता है। फिर डेमोक्रेसी जो एक्चुअल में पीपल चाहते हैं, और डिक्टेटरशिप हो गया भाई कोई एक व्यक्ति मतलब सुप्रीम रूलर बन गया है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंसेस भी देख लिए। स्कॉलर व्यू हम देखें कि भाई हैबरमस जो है वो क्या कह रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट इट डज नॉट कम फ्रॉम पार्लियामेंट बट फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ कॉफ़ी हाउसेस। इनका मतलब वही डेलिब्रेशन डिस्कशन वाली बात कह रहे हैं कि भाई देखो, पार्लियामेंट जो है अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो आ जाएगी। भाई स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट डज नॉट कम फ्रॉम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से नहीं आती है कि भाई पार्लियामेंट में क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, या फिर पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होकर कोई लॉ बन गया तो डेमोक्रेटिक जो मतलब स्ट्रेंथ है वो एक स्टेट में बन जाएगी कि भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम कर रही है। बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई जो कॉफ़ी हाउसेस जो हैं उनका ट्रेडिशन कैसा है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि लोग जो हैं वो कितना लेवल पे, हाई लेवल पे, कैसे लेवल पे डिस्कशन और डेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का इंटेलेक्ट कैसा है। तो इस चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जब कॉफ़ी टेबल पर डिस्कशन होता है, कॉफ़ी हाउसेस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो चीज़ जब होगी, लोग आपस में इतने ज़्यादा जागरूक होंगे कि हर लोग जो है वो ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है, उन्हें अच्छा बुरा अपना पता है, तो इस चीज़ से क्या डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होगी। सजेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि भाई लोगों को आपस में बातचीत करनी है।
इन आइडल स्पीच सिचुएशन। इसमें रिप्रेजेंट कर रही है आइडल स्पीच सिचुएशन। आइडल स्पीच सिचुएशन का मतलब क्या हो गया कि भाई सबको हक है बोलने का, इक्वल राइट टू स्पीक। अब जब हक तो है कि भाई सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर चांस नहीं मिला तो फिर क्या होगा, तो इक्वल चांस भी होना चाहिए बोलने के लिए। स्पीच इज़ प्योर एंड ऑनेस्ट होनी चाहिए। नो फोर्स एग्जिस्ट अदर देन फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई आर्ग्यूमेंट के ऊपर चाहे कोई पैसे से बड़ा हो, मसल पावर हो किसी के पास, ठीक है, या डेजिग्नेशन में बड़ा हो, तो इस चीज़ की वजह से उसका आर्ग्यूमेंट ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई उसका आर्ग्यूमेंट सही मान लिया जाएगा। तो माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं फॉलो होना है। यहाँ पर बात की जा रही है नो फोर्स एग्जिस्ट अदर देन फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पुअर भी है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिच व्यक्ति है, तो इसके आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है और इसके आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। यहाँ पर अगर हो सकता है ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा अच्छा हो, तो ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर रिच ने कुछ बोल दिया या पावरफुल ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात मानी जाएगी, तो वो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आइडल स्पीच सिचुएशन की यहाँ पर बात की गई है कम्युनिकेटिव एक्शन में। इक्वल राइट टू स्पीक, चांस टू स्पीक, स्पीच इज प्योर एंड ऑनेस्ट, नो फोर्स एग्जिस्ट अदर देन फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब नैन्सी फ्रेजर यहाँ पर क्या कह रही है, रिकमेंड्स सबऑर्डिनेट क्लास सेक्शन टू डेवलप देयर ऑल्टरनेटिव पब्लिक स्फीयर। अब यहाँ पर इस चीज़ की बात कह रही है कि देखो हमने यहाँ तो बोल दिया कि भाई कॉफ़ी हाउसेस हो गया, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, सबको हक है बोलने का, सबको चांस मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं काउंटर पब्लिक जो हैं वो इस चीज़ का यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि मान लीजिए कॉफ़ी हाउसेस में जो आर्ग्यूमेंट है, अब जो एक्चुअल में गरीब है, ये सबऑल्टर्न है, तो उसकी बात जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पर माइट इज़ राइट जो है वो कह रही है होता है, मतलब आइडियलिस्टिकली अगर आप बात ना करें तो ये चीज़ है। तो ऑल्टरनेटिव इन्होंने बताया कि भाई लोग जो हैं वो अपने लेवल पर ग्रुप्स बनाए और वहाँ पर डिस्कशन करें, जहाँ पर उनकी बात जो है वो अच्छी तरह की सुनी जाएगी और लोग जो हैं वो अच्छी तरह डिस्कशन कर पाएंगे और अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने पॉइंट्स रख पाएंगे। जोशना कोहेन जो इन्होंने 5 फीचर दिए हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, इन्होंने बताया कि भाई ऑनगोइंग एंड इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ द पीपल विथ एक्सेप्टेड कंटिन्यूटी। वो कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट को जो है, जो एसोसिएशन जो अभी बनी हुई है इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, उन्हें ख़त्म नहीं करना है, उन्हें चलने दीजिए कंटिन्यू, क्योंकि उसकी वजह से जो एसोसिएशंस हैं तो वो जो हैं वो मतलब एक तरीके से जो पीपल का राइट टू डिसेंट है, ठीक है, या फिर जो अपोजिशन है कोई भी लॉ के लिए, या फिर लोग जो जो विरोध कर रहे हैं, तो अगर वो लॉजिकल है तो वो होना चाहिए, ठीक है ना, ज़रूरी है। पीपल शुड एक्सेप्ट दैट डेलिब्रेशन इज़ द ओनली वे। तो पीपल को यहाँ पर क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई डेलिब्रेशन जो है वो ही एकमात्र ज़रिया है पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर। नॉन कोअर्सिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि भाई पीपल को जो है, सबको जो है वो हक होना चाहिए बोलने का। ऐसा नहीं है कि भाई फोर्सफुली तरीके से लोगों को जो है वो उनका मुंह बंद कराया जा रहा है। वैल्यूज़ ऑफ प्लूरलिज्म आर एक्सेप्टेड, जैसे हम वैल्यू प्लूरलिज्म की हमने बात करी, टॉलरेशन की बात करी कि भाई लोगों के जो आइडिया ना, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों कैसे भी हों, उन्हें हमें स्पेस देना है कि भाई वो लोग भी अपनी बात को रख पाए। डेलिब्रेशन इज सीन एज फोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, कि भाई लॉज विदाउट डेलिब्रेशन शुड नॉट बी कंसिडर लेजिटिमेट। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने देखा कि भाई बिना डेलिब्रेशन के कोई लॉ पास हो जा रहा है तो आपको उस चीज़ को लेजिटिमेट नहीं मानना। वो यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं। 5 फीचर्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जिसने दिया है जोशना कोहेन, सॉरी, ठीक है। डेलिब्रेटिव वर्सेस पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है उसमें हम देखते हैं कि भाई वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ डेमोक्रेसी बट इट इज़ ऑल्सो एज ऑफ डेमोक्रेटिक कन्फ्यूजन। डेमोक्रेसी में तो हम रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन डेमोक्रेटिक कन्फ्यूजन भी है कि भाई इतने सारे डिफरेंट मॉडल्स हो गए। हमने रिप्रेजेंटेटिव मॉडल पढ़ा, हमने कहा भाई ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि भाई ये सफिशेंट नहीं है। जो हमने बिलीव जो है प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के, इस चीज़ में भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बात की पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर हमने कहा ये भी सफिशिएंट नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो डेलिब्रेशन इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इट रिजेक्ट अथॉरिटी ऑफ रिलीजन एंड सपोर्ट पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जो मिथ्स हैं या फिर जो जो बातें लोग ऐसे ही कर रहे हैं उस चीज़ की हमें बात नहीं माननी है। डिस्कशन और डेलिब्रेशन जो है वो एक मेन जो है वो पावर है, हार्ट एंड सोल है, ठीक है। अब वेदर इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे पार्टिसिपेटरी हो, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट डेलिब्रेटिव, अगर वो डेलिब्रेटिव नहीं है तो वो आइडियल जो है डेमोक्रेसी के उससे बहुत दूर रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई इंडिया में जो है ये डेमोक्रेसी क्यों सर्वाइव कर रही है अभी तक, और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी
मतलब नहीं सर्वाइव कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल की। भाई हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना तो हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन। तो ये जो मतलब फॉर्मेशंस है ऐसी बॉडीज़ का, या फिर जो कुछ राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्पेस देती हैं एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन की अगर बात करें तो अमर सेन कहते हैं कि अपनी बुक में आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में कि भाई यहाँ पर जो है हमारे तो ओल्ड ट्रेडिशन में ही मतलब ये जो है डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो थी कि भाई हम जब बुद्धास टाइम पे भी देखा जाए तो वहाँ पे सभाज होती थी, काउंसिल होता था, लोगों की राय ली जाती थी। तो इस चीज़ की बात ये करते हैं इंडियन ट्रेडिशन में अमर सेन। लेगेसी ऑफ ब्रिटिश की हम बात करें तो दे इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ। लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट दी जस्ट मूवमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल राइट्स मूवमेंट इन दी वर्ल्ड। यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है कि भाई हमें सिर्फ फ्रीडम ही नहीं चाहिए था वहाँ पे कि भाई हमें तो सिर्फ मतलब एक लिबरेशन का वो मूवमेंट नहीं था कि भाई ब्रिटिश से सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो इस सिविल राइट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बन गया था क्योंकि हम लोगों ने अपने ये फ़ाइट के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन की मांग की, हमने रिप्रेजेंटेशन की मांग की। तो ये सब चीज़ें जो सिविल राइट्स की मांग हो रही थी वो सब भी चीज़ें जो हैं वो काउंट की जा रही हैं। तो लेगेसी है नेशनल मूवमेंट की ये। ठीक है, अब प्रेफरेंस जो है, एलीट का प्रेफरेंस जो है ये भी एक फैक्टर है। देयर स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेमोक्रेसी डिस्पाइट द ऑप्शन ऑफ अथॉरिटेरियन कि भाई एलिट्स को जो मतलब प्रेफरेंस दिया गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये एलिट सेक्शन में थे। अब ऊपर जब ये इन्हें मौका मिला रूल करने का, प्राइम मिनिस्टर बने, तो भाई ये अथॉरिटेरियन बनने के लिए मतलब इनके पास ऑप्शन था, ये चूज़ कर सकते कि भाई अपने जो मतलब अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलाते देश को कि भाई जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगा। तो वो चीज़ नहीं हुई। इनके पास पीपल का कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये इन्होंने डेमोक्रेटिक जो तरीके हैं वो चीज़ से जो पॉलिसीज़ हैं वो बनवाने के लिए उन्होंने बोला, और वैसे ही इन्होंने कहा कि भाई ऐसे देश चलेगा। ठीक है, और इनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो ऐसा नहीं है कि लोग अपने आप एम्पावर हो जाएंगे। डेमोक्रेसी में लोगों के मतलब घर पर घर जाके हमें लोगों को यहाँ पर क्या एम्पावर कराना होगा। तो डेमोक्रेसी शुड बी सर्व एट द डोर ऑफ पीपल। ठीक है, और अदर जो दूसरे फैक्टर हैं वो क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम देखें, मान लीजिए हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या है, मिलिट्री इंटरवेंशन इतना ज़्यादा है कि भाई सिविल गवर्नमेंट जो है वो काम कर ही नहीं पाती है अपने, मतलब एक कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं बनाया आज तक कि भाई वो उसने अपना पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, वहाँ पर जो मिलिट्री खूब है हम देखते रहते हैं। तो नो अदर सिस्टम कुड हैव वर्कड हेयर कंसिडरिंग इट साइज एंड डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पर सिविल एंड मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेपरेट है। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जेम्स ब्राइस जो हैं वो इस चीज़ की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई पावर ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट, पावर ऑफ मनी इंटरेस्ट टू प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, पावर ऑफ मनी इंटरेस्ट टू परवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई डेमोक्रेसी में होता क्या है कि भाई आप एक प्रोसीजर पूरा आपने बनाया हुआ है। मान लीजिए इलेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोग अपने आप से चुन रहे हैं। ठीक है, पार्टी मतलब पॉलिटिक्स है यहाँ पर। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि भाई जो एक्चुअल में लोगों का जो मतलब पॉलिटिक्स में जो लोग आते थे पहले, उनका इंटेंशन होता था कि भाई सर्व करना लोगों के लिए। भाई अगर वो एजुकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपीरियंस है, तो वो चाहते थे कि भाई उन्हें पता है कि भाई सही गलत क्या है लोगों के लिए, या फिर एक राष्ट्र जो है या नेशन जो है वो अगर अच्छा बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो वो कहते थे भाई मैं जो है वो पॉलिटिक्स में आता हूँ और एक लीडर बनूंगा, लोगों को अवेयर कराऊंगा और उनके लिए काम करूंगा। तो ये इंटेंशन होता था। आज क्या है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पावर टू गेनिंग पावर, इसलिए लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को एक लोगों ने करियर बना लिया कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे, पैसा कमाएंगे और करप्शन करेंगे। तो इस चीज़ की मतलब बात की जा रही है कि भाई पावर ऑफ मनी इंटरेस्ट टू परवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन। अब इससे क्या है कि भाई इफेक्टिवनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की और लेजिस्लेशन की वो ख़त्म हो जा रही है। लोग जो है वो मतलब मनी और इसके लिए इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, टेंडेंसी टू अलाउ पॉलिटिक्स टू बिकम अ ट्रेड। ठीक है, वही जो मैंने बताया कि आपको लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक करियर मान चुके हैं। ठीक है, सर्विस के लोग जो है नहीं आ रहे हैं। एक्स्ट्रा वेगिंस की बात करें कि भाई जो पैसा जो है वो इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग में, जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर।
फेलियर टू एवेल्यूएट प्रॉपरली द स्किल मैन एंड टू अब्यूज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर इस चीज़ की मतलब बात है कि भाई अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी में हम बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन की। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसके थ्रू अगर हम देखें कि भाई कुछ लोग जो हैं वो गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, अब भाई पावर में आ गए, तो इससे क्या होगा कि भाई हो सकता है जो बंदा एक्चुअल में डिज़र्व करता था मतलब मेरिट के बेसिस पर वो जो है वो आगे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये फेलियर मतलब हो जाता है कि स्किल मैन को प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब्यूज़ हो रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का। पार्टी पॉलिटिक्स जो है मतलब जो लोग पार्टीज जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही हैं। टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिशियंस टू प्ले फॉर वोट्स, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई चाहे कास्ट पॉलिटिक्स हो या फिर रिलीजन पॉलिटिक्स हो, ये भी अच्छे लेवल पर देखने को मिलता है हमें। अदर इवल्स की हम बात करें तो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, जेएस मिल ने जो बोला, मासिफिकेशन ऑफ कल्चर एंड मोरल्स की भाई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मासिफिकेशन ऑफ कल्चर्स एंड मोरल में क्या है कि भाई डेमोक्रेसी में मतलब जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है मोवोक्रेसी में, कि भाई जो लोग जो हैं वो इलेक्टेड जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गए हैं कि भाई जो वो बोलें वो लोगों को मानना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी एज इरेशनल, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई कुछ लोगों को मतलब आप सर्टेन सेक्शन ऑफ दी पीपल को और मतलब फेवर में लेने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो हो सकता है रेशनल हो। और डेमोगोगी एंड एम्प्टी स्पेस ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई कुछ मान लीजिए कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं भाई, जो वो बोल रहे हैं मतलब लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है कि भाई मतलब पीपल का कॉन्फिडेंस है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है बेवकूफ़ भी बना दिया जाए इस चीज़ में। तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है एंड एम्प्टी स्पेस ऑफ डेमोक्रेसी की भाई यहाँ पर जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है कि भाई लोग जो हैं वो मतलब अपना अगर विरोध जो कर रहे हैं या फिर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कोई पॉलिसी, तो वो आवाज़ उठा पाए, तो वहाँ पर उस चीज़ को उसके लिए स्पेस नहीं दिया जा रहा, ठीक है। राइट टू डिसेंट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। इनफेक्टिव गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए अब जब इरेशनल मतलब अपोजिशन होता है यहाँ पर अगर, तो लॉज जो है वो कुछ पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इनफेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट हो जाती है यहाँ पर। जब डेमोक्रेसी में अगर हम मतलब बात हम जब स्पेस देते हैं अपोजिशन को, तो जब कभी बहुत ज़्यादा इरेशनल इलॉजिकल तरीके से जो है अपोज़ किया जाता है, ज़बरदस्ती अपोजिशन मतलब हो रहा है कि भाई अब कोई लॉ आ गया तो हम तो अपोज़ करेंगे, हमें नहीं मतलब है कि भाई ये सही है गलत है, तो वहाँ पर जो है वो कुछ लॉज ऐसे पास भी नहीं हो पाते, तो इनफेक्टिव गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो है बात की गई है कि भाई जो जेम्स ब्राइस ने बोला है कि भाई डिफेक्ट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पर ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट पार्ट जो है पार जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।